नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। पाकिस्तान के 2 शहरों को भगवान राम के दोनों पुत्रों लव और कुश ने बसाया। ये बात भारत में तो बहुत समय से चर्चा में है, लेकिन अब पाकिस्तान भी ये मानने लगा है। लाहौर से आई ये नई खबर आज करोड़ों राम भक्तों की आस्था की लाइब्रेरी में सेव हो जाएगी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री मोदी के फैंस से आपको मिलवाएंगे ये वो पाकिस्तानी मुस्लिम है जिन्हें यकीन है कि मोदी है तो मुमकिन है। भला ऐसे कैसे हो गया, इस पर एक वीडियो कुंजी आज शहबाज शरीफ को बहुत जोर से चुभने वाली है। फिर आपको दिखाएंगे कि बिहार में काबा करने वाले आज ये क्यों कह रहे हैं कि 27 अपराधी जेल से बाहर। बाहुबलियों को राजनीति का नगीना बनाने वालों को आज सत्ता की वर्कशॉप में लेकर चलेंगे। वर्कशॉप से याद आया, दिल्ली में 53 लाख से ज्यादा गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया है। इनमें 80,000 गाड़ियां सरकारी हैं। अगर आपके पास भी 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी या 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी है तो सड़क पर मत निकलिएगा, चालान कट जाएगा। यूपी बोर्ड के 12वीं के नतीजे आ गए हैं, लेकिन असली मैदान फतेह किया है फतेहपुर के छात्रों ने। इस बार टॉप 30 में 7 छात्र इसी जिले के हैं। वैसे अब की बार बरेली के 55 साल के बीजेपी विधायक पप्पू भरतौल 12वीं में 2nd डिवीजन से पास हो गए। नेताजी को फुल कॉन्फिडेंस है कि उन्हें फर्स्ट आना चाहिए था, इसलिए कॉपी फिर से चेक करवाएंगे। और एक बड़ा अपडेट हिंदुस्तान के आखिरी गांव माणा पर, जो अब आखिरी नहीं देश का पहला गांव बन गया है। लास्ट विलेज की जगह फर्स्ट विलेज का बोर्ड भी वहां लगा दिया गया है। 21 अक्टूबर 2022 को पीएम मोदी ने कहा था कि बॉर्डर पर बसा हर गांव देश का पहला गांव कहलाएगा। इसी आइडिया के तहत यह बदलाव किया गया है। और आज बाबा केदारनाथ के कपाट खुल गए हैं। वैसे तो केदारनाथ घाटी में भारी बर्फबारी की वजह से मौसम खराब है, लेकिन श्रद्धालुओं के जोश पर बर्फ नहीं जमी है। जिस वक्त कपाट खोले गए, बड़ी संख्या में वहां पर भक्त मौजूद थे। तो सत्ता में आज पहले बात भगवान श्री राम की, जिनकी सत्ता वैसे तो पूरी दुनिया में अडिग और अपार है, लेकिन अब पाकिस्तान की जनता और कई बुद्धिजीवी भी इसकी ताकत और उससे जुड़े दावों को मानने के लिए मजबूर हो गए हैं। आज सत्ता में हम पाकिस्तान के लाहौर शहर से जुड़े ऐसे चैप्टर खोलने जा रहे हैं जिन्हें बहुत समय से नहीं पलटा गया, जो इतिहास में तो हैं लेकिन उन पर धूल जम चुकी है। आज हम उसी धूल को हटाएंगे और उसका जरिया बनेगा पाकिस्तान का एक अखबार, जिसमें यह बताया गया है कि पाकिस्तान के लाहौर शहर को भगवान राम के पुत्र लव और कसूर शहर को उनके दूसरे बेटे कुश ने बसाया था। पाकिस्तान के अखबार द डॉन में प्रकाशित एक रिपोर्ट में लाहौर शहर के प्राचीन इतिहास पर कई बड़े दावे किए गए हैं। इस रिपोर्ट में जो कुछ बताया गया है उसे करोड़ों राम भक्त आज अपनी आस्था की लाइब्रेरी में सेव करके रख लें, क्योंकि रिपोर्ट में माना गया है कि लाहौर को प्रभु श्री राम के बेटे लव ने बसाया था, जबकि कसूर शहर को भगवान राम के दूसरे बेटे कुश ने बसाया था। अखबार की रिपोर्ट में लाहौर किले में अंदर मौजूद लव मंदिर का भी जिक्र किया गया है, जबकि लाहौर के टिब्बीवाला में बने प्राचीन शिव मंदिर शिवालय की भी बात की गई है। वैसे तो पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान का मीडिया प्रभु श्री राम और उनके दोनों बेटों से जुड़े इन तथ्यों को सुनकर सहम जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ही रहने वाले एक कॉलमनिस्ट ने द डॉन अखबार में ये रिपोर्ट लिखकर अपने ही देश में बड़ा धमाका किया है और एक नई बहस भी छेड़ दी है। आज हम सबसे पहले इस खबर से जुड़ी सत्ता की कुछ ऐसी कुंजियां खोलेंगे जिन्हें देखने के बाद उन पाकिस्तानियों की भी आंखें खुल जाएंगी जो इस बात से इनकार करते हैं कि लाहौर शहर और भगवान राम के पुत्र लव के बीच में कोई कनेक्शन है। पाकिस्तान के अखबार द डॉन में लाहौर को लेकर जो दावे किए गए हैं उसी तर्ज पर कई मान्यताएं हैं जो अब पाकिस्तान में चर्चा का विषय बन गई हैं। वहां लगातार इसे लेकर चाय पर चर्चा हो रही है। जिस लाहौर को पाकिस्तान की शान बताया जाता है, उस लाहौर का नाम पहले लौहपुरी या लवपुरी हुआ करता था, और ऐसी मान्यता है कि ये नाम भगवान राम के पुत्र राजकुमार लव के नाम पर रखा गया था। इसी तरह पाकिस्तान के कसूर का नाम पहले कुशपुरी हुआ करता था, जिसे लेकर मान्यता है कि भगवान राम के दूसरे बेटे राजकुमार कुश ने उसे बसाया था। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक भी लाहौर का नाम लवपुरी से निकला है और जिसकी स्थापना लव ने की थी। दावा किया जाता है कि जब भगवान राम ने वानप्रस्थ में जाने का फैसला किया था तो भरत के राजकाज सौंपने के इनकार के बाद उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने बेटे लव और कुश को दे दी थी। भगवान श्री राम ने कुश को दक्षिण कौशल, कुशावती और अयोध्या राज्य सौंपा तो लव को पंजाब का राजकाज दिया। इसी के बाद
भगवान राम के पुत्र लव ने लवपुरी को अपनी राजधानी बनाया और दावा किया जाता है कि बाद में इसका नाम बदलकर लाहौर कर दिया गया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि लाहौर को लेकर जो मान्यताएं हैं वो हवा हवाई नहीं है, बल्कि इतिहास के पन्नों में भी इसका जिक्र है। कई इतिहासकारों ने लाहौर के लवपुरी वाले फैक्ट को अपनी किताबों में जगह दी है। ऐसे ही एक इतिहास का नाम है कन्हैयालाल, जिन्होंने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ लाहौर यानी तारीख लाहौर में लिखा है कि लाहौर का नाम लवपुरी के नाम से पड़ा है और इसे भगवान राम के पुत्र लव ने बसाया था। वैसे अगर एक हिंदू इतिहासकार होने के नाते अगर कुछ पाकिस्तानी इनकी बातों से परहेज भी करते हैं तो वो अपने ही मुल्क के जाने माने इतिहासकार सैयद मोहम्मद लतीफ की किताब लाहौर भी पढ़ सकते हैं। इसमें भी इसी बात को लिखा गया है कि लाहौर को लव ने ही बसाया था। लाहौर कराची के बाद पाकिस्तान में दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। इसे पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है। लेकिन दावा सिर्फ यही नहीं है कि लाहौर को लव ने बसाया, बल्कि बताया जाता है कि इससे जुड़ा एक और बहुत बड़ा सबूत लाहौर किले के अंदर भी मौजूद है। वैसे तो किले में शीश महल, आलमगिरी गेट, नौलखा पवेलियन, मोती मस्जिद भी है, लेकिन पाकिस्तान में जिस तथ्य को थोड़ा छिपा लिया गया वो लव मंदिर से जुड़ा हुआ है। दावा है कि इस किले की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच एक मंदिर भी मौजूद है जिसे लव मंदिर कहा जाता है। दावा किया जाता है कि लाहौर में भगवान राम के बेटे लव के नाम पर लव मंदिर मौजूद है। यह लाहौर किले के अंदर ही बना हुआ है और दावा यह भी किया जाता है कि इसका निर्माण सिखों के साम्राज्य के वक्त किया गया था। बड़ी बात यह कि लव मंदिर किले के निर्माण के पहले से यह बना हुआ था, लेकिन मुगल काल में बादशाह अकबर ने इसके चारों ओर किले का निर्माण करवा दिया था। यह मंदिर आलमगिरी दरवाजे के पास है, जहां लाहौर किले का पुराना कारागार हुआ करता था। इन दावों का सच जानने के लिए और पाकिस्तान पर इस हो रहे विमर्श को समझने के लिए लाहौर में TV9 भारतवर्ष के संवाददाता गुलाम अब्बास उसी लाहौर किले तक पहुंचे जिसकी दीवारों के बीच लव मंदिर होने का दावा किया जाता है। हम आपको वहां से आई एक न्यूज रील दिखाते हैं। मौजूद हूँ लाहौर फोर्ट के बिल्कुल बाहर और मेरे पीछे लाहौर किले का वो गेट है जिसके साथ रॉयल किचन है और उसके साथ लाहौर का इतिहास दफन है। बिल्कुल लाहौर का इतिहास मैं इस हवाले से कह रहा हूँ कि ये आलमगीरी गेट के बिल्कुल साथ ही लव मंदिर है, जिसको कहा जाता है कि ये भगवान राम के बेटे के से लिंक किया जाता है। और लाहौर की अगर इतिहास की बात की जाए तो मॉडर्न लाहौर को सर गंगा राम ने बनाया, लेकिन तारीख के पन्नों में पहली दफ़ा 972 ईस्वी में लाहौर का शब्द जो है वो इस्तेमाल हुआ है। आज भी वो लव टेम्पल, ये मेरे पीछे जो गेट देख रहे हैं आप, इसके अंदर वो लव टेम्पल मौजूद है जो कि आलमगीरी गेट और रॉयल किचन के बिल्कुल साथ वाक़ है। हालांकि उसको कवर किया हुआ है, लेकिन ये एक हिस्ट्री है जो कि लाहौर की बुनियाद रखने में मौजूद है। द डॉन की रिपोर्ट में लाहौर के साथ साथ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मौजूद एक और शहर का जिक्र किया गया जिसका नाम है कसूर। दावा किया जाता है कि इस शहर को भगवान राम के दूसरे बेटे कुश ने बसाया था। राजगाज मिलने के बाद कुश ने जिस कुशावती पर राज किया वो ही पाकिस्तान का कसूर शहर है। यह लाहौर से 53 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। इतिहास के पन्नों में लिखे गए इन तथ्यों पर आज हमने पाकिस्तान के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रजा खरल से भी बात की, जिन्होंने लाहौर की हिस्ट्री को लेकर बहुत काम किया है, कई डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं। उन्होंने आज सबूतों के साथ हमें लाहौर को लेकर जो बताया उसे थोड़ा गौर से सुनिएगा। ये दो राइटर्स हैं जो 18वीं सदी के हैं दोनों। एक है कन्हैयालाल, हिंदी उनको कहते हैं, लाहौर के ही रहने वाले थे और फिर लाहौर के एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे, चीफ आर्किटेक्ट भी रहे लाहौर के। और उन्होंने फिर लाहौर के ऊपर एक कंप्रीहेंसिव किताब लिखी थी जो लाहौर की अर्ली और प्री हिस्टोरिक टाइम से लेकर ऑनवर्ड थी। और इसी तरह दूसरा जो सोर्स हमारे पास लाहौर में वो है सैयद मोहम्मद लतीफ का। और सैयद मोहम्मद लतीफ ने भी हिस्ट्री ऑफ लाहौर के नाम से एक अंग्रेजी में किताब लिखी है। और ये दोनों किताबें जो रेफरेंस देती हैं वो यही है कि लाहौर को रामचंद्र के बेटे लव ने आबाद किया था और उसी के नाम पर ये लवपुर या लोहपुर के नाम से ये बस्ती आबाद हो गई। और फिर उस वक्त दरिया रावी को इरावती कहते थे और यही इसका रेफरेंस है। दोनों मेरे पास दोनों किताबें मेरे सामने हैं जिनमें ये तज़किरा है इस चीज का। पेज 28 है इस किताब का, कन्हैयालाल की किताब का, तारीख लाहौर का। और इसमें इस नामवर शहर की बुनियाद किसने रखी है, क्योंकि किताब तवारीख में मुख्तलिफ रवायतें लिखी हुई हैं। अमूमन मशहूर है कि महाराजा रामचंद्र अवतार के फर्जंद
मुसम्मी लो ने ये शहर आबाद किया और लो पर नाम रखा था। सदहा बल्कि हजारहा साल की मुद्दत गुजरने के सबब से लोपुर का लफ्ज बिगड़ कर लाहौर मशहूर हो गया। तो ये है यानी उसका रेफरेंस ये जैसे ये सबसे पहले जो लफ्ज लाहौर इस्तेमाल हुआ है वो एक अरबी अरबिक ट्रेवलर था जो 9वीं सदी ईस्वी में हिंदुस्तान के सफर पर आया था। तो सबसे पहले उसने इस लफ्ज का लाहौर इस्तेमाल किया। उससे पहले लाहौर नहीं होता था, लाहनूर भी रहा, लोपुर भी रहा और इस तरह के इसके मुख्तलिफ नाम रहे और लोपुरी भी रहा। तो ये मुख्तलिफ नाम है जो तारीख से हमें मिलते हैं। इस तरह एक और राइटर है, ये है उसका नाम लाहौर बाई सैयद मोहम्मद लतीफ। इट्स और उसने इसके हिस्टोरिकल हिस्ट्री, आर्किटेक्चरल रिमेन्स और एंटीक्विटीज के हवाले से ये किताब लिखी है। लेकिन इस किताब को पढ़े तो यूं लगता है ये किताब जैसे कन्हैया लाल की किताब से ही अखज किया गया बहुत सारा मवाद, ये बाद के हैं और ये पहले के हैं कन्हैया लाल। तो ये इसका इसने शुरू में ही इसका तज़किरा कर दिया चैप्टर 1 में। ये आप ये देखिए, इसका चैप्टर 1 देखेंगे तो उसमें उसने तज़किरा किया हुआ है लाहौर के हवाले से। लिटरेचर में ये ज्यादातर हियर से पे है और लिटरेचर में जो एविडेंस है सिर्फ ये 2 ही सोर्सेज हैं। अब रह आज हमने लाहौर के लवकुश वाले कनेक्शन पर और रिसर्च की तो हमने कई और दिलचस्प तथ्य भी पाए। 7वीं सदी में चीनी यात्री वेनसांग भारत की यात्रा पर आया था। इस दौरान वो लाहौर भी गया। उसने लाहौर के बारे में लिखा था कि यह शहर सुंदर और बड़े मंदिरों और बागों से भरा हुआ। इसके अलावा साल 982 में लिखे गए एक दस्तावेज में भी लाहौर के मंदिरों के बारे में जानकारी मिलती है। ये लिखित दस्तावेज आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में देखे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान में भी श्री राम के राजकाज की परंपरा और लवकुश के बसाए गए शहरों की चर्चा नए सिरे से शुरू हो गई है। लाहौर का प्राचीन इतिहास फिर से खंगाला जा रहा है और इससे बार बार भारत की समृद्ध परंपरा की निशानियां बाहर आ रही हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में हो रही यह विमर्श एक शुभ संकेत है। बस अब ये बात पाकिस्तान की सरकार और असली सरकार यानी सेना को स्वीकार करनी है। वहां के बुद्धिजीवी और समझदार लोग तो ये मानने ही लगे। तो पाकिस्तान के लाहौर शहर में सनातन धर्म की सत्ता के बाद अब बात पाकिस्तान के लोगों की जुबान पर मोदी मोदी के नारे की। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन आजकल पाकिस्तान के लोगों के बीच प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। और स्थिति यह है कि अब तो पाकिस्तान के मुसलमान दुनिया के दूसरे देशों में भी खुले मंच से मोदी है तो मुमकिन है का नारा लगाते हैं और दावा करते हैं कि मोदी के हाथ में करिश्मा है। आपको ये बातें हैरान कर सकती हैं। आप आश्चर्य में पड़ सकते हैं कि पाकिस्तान के मुसलमान नरेंद्र मोदी के प्रशंसक कैसे हो सकते हैं, उनकी तारीफ कैसे कर सकते हैं। लेकिन 23 अप्रैल यानी रविवार को ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में ऐसा हुआ। खबरों की भीड़ में ये जो खबर थी, ये जो वीडियो था वो दब गया था। इसमें एक बड़ा संकेत होने के बावजूद इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। ऐसे में हमें लगा कि इसके बारे में सत्ता के न्यूज़ मित्रों को ज़रूर पता होना चाहिए। मेलबर्न के वंजिल पैलेस में भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन NID फाउंडेशन और नामधारी सिख सोसाइटी की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें दुनिया के कई धार्मिक नेता, बुद्धिजीवी, विद्वान, प्रचारक और शोधकर्ता शामिल हुए। पाकिस्तान के कई मुसलमान भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, जहां उन्होंने मुक्त कंठ से नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की और लोगों को साथ लेकर चलने, विकास में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों की तारीफ की। और दमन में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है। सीधे चल रहे हैं। तो दमन में इस वक्त प्रधानमंत्री का ये रोड शो है। वैसे पिछले 24 घंटे में देखें तो लगातार एक के बाद एक बैक टू बैक प्रधानमंत्री के कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं। खासतौर से सुबह उन्होंने केरल को जो मेट्रो, वाटर मेट्रो दी, भारत की पहली वाटर मेट्रो थी। विकास और उसके साथ साथ जो राजनीतिक पंडित हैं वो इसे 2024 की तरफ वोटों वाला जो चुंबक है उसे मानते हुए भी चल रहे हैं। तो ये देख सकते हैं
तो ये आपने जो हमारी छोटी सी रील देखी, इससे ये बात तो आपने ज़रूर समझ में इसको देखकर आई होगी कि पाकिस्तान के मुसलमानों में नरेंद्र मोदी किस तरीके से लोकप्रिय हैं। वैसे नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों तक सीमित नहीं है, चीन के लोगों में भी नरेंद्र मोदी खूब लोकप्रिय हैं। आपको याद होगा कि हमने सत्ता में ही मोदी की लोकप्रियता के पहाड़ की सैर आपको कराई थी, उसका छोटा सा रिवीजन भी कर लेते हैं। चीन के लोगों ने इंटरनेट पर नरेंद्र मोदी को एक निक नेम भी दिया हुआ है। चीन के लोग मोदी को लाओ शियान कहते हैं। इसका मतलब होता है अनोखी क्षमताओं वाले बुजुर्ग अमर शख्स। सोचिए, जिस देश में शी जिनपिंग जैसे नेता अपने लिए सत्ता का लाइफ टाइम प्लान हासिल कर चुके हैं, वहां नरेंद्र मोदी के ऐसे प्रशंसक होना कितना मुश्किल होगा। पीएम मोदी को दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों से भी खूब सम्मान मिलता रहा है। कुछ दिन पहले भारत दौरे पर आई इटली की पीएम ने पत्रकार वार्ता में ये कहा था कि पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। इससे पहले इजराइल के पीएम रहे नफ्ताली बेनेट कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी उनके देश में इतने लोकप्रिय हैं कि अगर वो चुनाव लड़ें तो उनका जीतना तय है। और अब पाकिस्तान के मुस्लिम समुदाय के दिल में जगह बनाकर पीएम मोदी ने अपनी लोकप्रियता का ग्राफ और ऊंचा कर लिया है। हालांकि पश्चिमी मीडिया और इच्छाधारी मीडिया का एक वर्ग ऐसा है जो नरेंद्र मोदी के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित है और वो अल्पसंख्यकों में यह धारणा बनाने में लगा रहता है कि नरेंद्र मोदी अल्पसंख्यक विरोधी हैं। हालांकि अल्पसंख्यकों के बीच नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता उनकी कोशिशों को नाकाम कर देती है। कल भी जब पीएम मोदी केरल पहुंचे तो वो वहां अल्पसंख्यक ईसाई धर्म के पादरियों से मिले। पीएम मोदी से उनकी लंबी बातचीत हुई जिसमें पादरियों ने ईसाई धर्म के लोगों के मुद्दे प्रधानमंत्री को बताए और प्रधानमंत्री ने उन्हें सुलझाने का भरोसा भी दिलाया। कुछ समय पहले भी पीएम मोदी ईस्टर के मौके पर दिल्ली में एक चर्च गए थे जहां उन्होंने ईसाई धर्म के लोगों से मुलाकात की थी। यही नहीं, कुछ समय पहले पीएम मोदी मुंबई में वोहरा मुस्लिम समुदाय के कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे और यहीं पीएम मोदी ने कहा था कि मैं आपके घर का सदस्य हूं। हालांकि इस सब के बीच पीएम मोदी आज केरल में थे जहां उन्होंने वंदे भारत ट्रेन और वाटर मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। लेकिन जिस एक तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा वो थी पीएम नरेंद्र मोदी और केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर की तस्वीर। पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए शशि थरूर एयरपोर्ट पर मौजूद थे। पीएम मोदी शशि थरूर के कंधे पर हाथ रखकर बहुत देर तक उनसे बात करते रहे। राजनीति में पिछले कुछ दिनों में इतनी करवाहट बढ़ गई है कि दो अलग अलग पार्टियों के नेताओं का सामान्य शिष्टाचार भी सामान्य नहीं रह गया है। इसलिए ये आज की अच्छी राजनीतिक तस्वीर कही जा सकती है। और सत्ता में अब बात बाहुबलियों की उस सत्ता की जिसके आगे शासन की सत्ता कमजोर और जातिगत वोटों की सत्ता ताकतवर साबित हो रही है। बाहुबलियों को संवैधानिक तरीके से जेल से बाहर निकालकर वोटों का शुभ लाभ लेने की कोशिश हो रही है और यह सब हो रहा है उस बिहार में जहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके समर्थक प्यार से सुशासन बाबू कहकर पुकारते हैं। बिहार में डीएम की हत्या का दोषी सजा याफ्ता अपराधी आनंद मोहन की रिहाई का आदेश जारी हो चुका है। उनके साथ साथ गंभीर अपराधों में जेल में सजा काट रहे 27 अपराधी अब खुली हवा में सांस लेंगे। पहले से पैरोल पर चल रहा आनंद मोहन अब पूरी तरीके से आजाद है। ऐसे में सवाल है कि कोई हत्यारा जो 14 साल की सजा काट चुका है वो राजनीति के लिए इतना बेशकीमती कैसे हो सकता है। उसे बाइज्जत जेल से निकालकर उसे झाड़ पोंछ कर राजनीति के गलियारों में क्यों खड़ा कर दिया जा रहा है? क्या हत्या करने का इतना बड़ा प्रीमियम मिलेगा? इससे क्या संदेश जा रहा है? अगर कोई बाहुबली है और हत्यारा है लेकिन वो वोटों की जाति के गणित में किसी नेता के काम आ सकता है तो सलाखें उसके लिए मोम की तरह पिघल जाएंगी। आनंद मोहन की रिहाई किस तरीके के मानक और प्रतिमान खड़े कर रही है? क्या संदेश दे रही है? एक हत्यारा राजनीति के लिए एक आभूषण बन गया है। यह हत्यारा है या हीरा है? क्या आनंद मोहन जेडीयू का राजनीतिक हीरा है? क्या नीतीश कुमार इस हीरे को अब उसी तरह धारण करेंगे जैसे आभूषण पहने जाते हैं? आखिर आनंद मोहन जैसे अपराधियों को रिहा करने के लिए कानून बदलकर सरकार संदेश क्या दे रही है? यही ना कि अपराधी हैं तो कौन सी बड़ी बात हो गई? राजनीतिक समीकरण में जो फिट है वही हिट है। क्या एक दबंग अपराधी का वजन हमेशा एक ईमानदार और शरीफ आदमी से ज्यादा होगा? क्या यह बात आपको चुभती नहीं? हो सकता है आपको चुभती हो लेकिन नेताओं को बिल्कुल भी नहीं चुभती है। नेताओं के लिए वोटों की स्मार्ट राजनीति है। आप भले ही सवालों में उलझे हों लेकिन नेता एकदम क्लियर है और आपको सुविधा अनुसार अपनी कुशलता की डींगे मारते भी दिखाई दिए जाएंगे। वैसे सवाल तो डीएम एमजी कृष्णैया की पत्नी भी बिहार सरकार से पूछ रही हैं कि एक ईमानदार आईएएस अधिकारी की हत्या करने वाले को
जेल से बाहर निकालकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? एक बार आप सुनिए वो क्या कह रही हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इनजस्टिस हुआ है हम लोगों को। पहले उसको तो हैंग टू डेथ हुआ था, फिर बाद में लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, और उसको फिर उसका अमेंडमेंट करके, रूल का अमेंडमेंट करके बाहर लाना और पॉलिटिक्स में उसको इन्वॉल्व करना, वो अच्छा डिसीजन तो नहीं है। हम लोग बहुत अच्छा नहीं लग रहा है हम लोगों को। बिहार गवर्नमेंट में तो पूरा कास्ट पॉलिटिक्स है। वो राजपूत है, वो बाहर आए तो उसको राजपूत वोट्स मिलेगा बोल के बाहर लाया गया, बस उतना ही। नहीं तो क्या है, क्रिमिनल को बाहर लाने का क्या जरूरत है? डीएम एमजी कृष्णैया की पत्नी के सवाल भले ही आपको सही लगे, लेकिन आनंद मोहन के लिए कानून बदला जा चुका है। अब सजा खत्म होने में सिर्फ औपचारिकता बाकी है। आनंद मोहन पहले ही जेल से बाहर हैं और अब तो बड़े गर्व से कह रहे हैं कि उन्हें फंसाया गया था। नीतीश कुमार उनके मित्र हैं और वो नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हैं। मैंने पहले ही कहा कि आज़ादी सबको प्रिय है, सबको भाती है। तो और एक जिस मामले में ऐसे मामले में जिसमें मेरा कोई अपराध था ही नहीं, और सज़ा पूरी करके 1.5 वर्ष ज़्यादा काट के निकले हैं, तो अच्छा लगता है। परिवार के साथ, समर्थकों के साथ, आपके साथ। सियासत आगे क्या होगी? वो आगे की बात आगे करेंगे। नीतीश कुमार जी के बारे में क्या कहेंगे? ठीक है, हमारे मित्र हैं पुराने। तो आनंद मोहन के जेल से बाहर निकालने का सेहरा भले ही नीतीश कुमार की सरकार के सिर बंधे, लेकिन उनके लिए कानून बदलने पर सर्व सहमति है। आरजेडी और जेडीयू तो छोड़िए, बीजेपी भी इस पर कुछ नहीं बोलना चाहती। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय आनंद मोहन के सवाल पर खुद को कैमरे से दूर कर लेते हैं। बीजेपी के स्थानीय नेता और प्रवक्ता तो खुलेआम बोलते हैं कि आनंद मोहन पर सवाल मत पूछिए, कुछ और पूछ लीजिए। आनंद मोहन के नाम पर बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अद्भुत वैचारिक सहमति है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। नहीं बोलूंगा। क्या बोलेंगे? दूसरा कुछ पूछिए। ऐसे तो एक लाइन हम बोल सकते हैं कि इट इज मैटर ऑफ सब जुडिस। हाउ कैन आई से? एक लाइन में यही है मैटर। कानून की रिहाई होने वाली है। आप कानून की बात कर रहे हैं, जैसे आनंद मोहन की रिहाई कानून में संशोधन करके आनंद मोहन आते हैं। नहीं बोलूंगा। क्या बोलेंगे? दूसरा कुछ पूछिए। ऐसे तो एक लाइन हम बोल सकते हैं कि इट इज मैटर ऑफ सब जुडिस। हाउ कैन आई से? एक लाइन में यही है मैटर। कानून की रिहाई होने वाली है। आप कानून की बात कर रहे हैं, जैसे आनंद मोहन की रिहाई कानून में संशोधन करके आनंद मोहन आते हैं। हालांकि बीजेपी में ही कुछ ऐसे नेता हैं जो आनंद मोहन के मुद्दे पर सरकार से चुपते हुए सवाल भी पूछ रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि 2024 में बूथ लूटने के लिए अपराधियों को जेल से आजाद किया जा रहा है, जबकि सरकार की ओर से कहा जा रहा है आनंद मोहन को ही नहीं बल्कि बहुत से लोगों को इससे फायदा होगा। सरकार का ये निर्णय असंवैधानिक है, ये मनमाना निर्णय है, ये अनावश्यक निर्णय है, ये जन विरोधी निर्णय है, दलित विरोधी निर्णय है और अपराधियों को संरक्षण देने वाला निर्णय है। ये सरकार को इस निर्णय को वापस लेना है। देखिए, जो कानून में बदलाव सरकार के द्वारा किए गए, ये किसी व्यक्ति विशेष को लाभ दिलाने के लिए नहीं किया गया। इसमें कई लोगों को इसका लाभ मिला है। आनंद मोहन जी के आड़ में दर्जनों दुर्दांत अपराधियों को छोड़ने का और अपने वोट बैंक को साधने का और गुंडा राज स्थापित करके बिहार में वो सत्ता हासिल करना चाहते हैं। तो बाहुबली आनंद मोहन राजपूत जाति से आते हैं। बिहार में राजपूतों का वोट करीब 7% है। जेडीयू और आरजेडी को शायद लगता है कि आनंद मोहन को जेल से बाहर निकालने पर उन्हें राजपूतों का वोट मिल जाएगा, यानी सारी कोशिश जातिगत वोटों को साधने के लिए है। इसके साथ ही ये आंकड़े भी सामने आए हैं कि जिन 27 कैदियों को रिहा कराने का आदेश जारी किया गया, उनमें 13 नाम MV-MY समीकरण को साधते हैं।
वैसे बाहुबली के कंधे पर अगर सत्ता हाथ हो तो कैसे एक अपराधी जेल से बाहर निकल आता है, और अगर बाहुबली की गर्दन पर सत्ता का हाथ हो तो कैसे अपराधी, अगर ना हो उस पर हाथ तो कैसे अपराधी में मिट्टी में मिला दिया जाता है। इसकी तस्वीर पिछले कुछ दिनों में बिहार से लेकर यूपी तक पूरे देश ने देखी है। एक सरकारी अफसर की हत्या के बाद आनंद मोहन को उम्र कैद की सजा मिली थी, वो जेल में ही रहता, लेकिन 14 साल बाद सत्ता का दिल उसे जेल से बाहर निकालने के लिए मचलने लगा। जाहिर है जब ऐसी सत्ता होगी तो अपराधियों के लिए आनंद ही आनंद होगा। इस आनंद को रोकने के लिए इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। और अब बात कर्नाटक की सत्ता के लिए जारी जंग की, जहां जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं नेताओं की रैलियां बढ़ती जा रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कर्नाटक के दौरे पर हैं। 2 दिनों के कर्नाटक दौरे पर अमित शाह ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। आज भी यादगीर में अमित शाह ने रोड शो किया। इस दौरान TV9 भारतवर्ष संवाददाता आमोद राय ने अमित शाह से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें अमित शाह ने दावा किया कि कर्नाटक में दोबारा बीजेपी की सरकार बनेगी। इस चुनाव में सारे सर्वे गलत साबित होंगे। सीधे रोड शो से सत्ता की इस वीडियो कुंजी को देखिए। गृह मंत्री जी, आप काफी दिनों से प्रचार प्रसार में लगे हैं, क्या माहौल है? आप तो नब्ज टटोलने में माहिर हैं। निश्चित रूप से यहाँ पूर्ण बहुमत की डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है, भाजपा की सरकार बनने जा रही है। जितने सर्वे लोग कर रहे हैं वो सब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस बहुमत में आ रही है, बीजेपी कमजोर हालत में। हर बार चुनाव के शुरुआत में वो कांग्रेस को जीतता हुआ बताते हैं, बाद में नेक टू नेक फाइल बताते हैं और अंत में हम जीते। तो आप देख सकते हैं कि गृह मंत्री जो बोलते हैं वो इस तरह के जनसैलाब को देखकर और उनकी नब्ज टटोलने के बाद ही बोलते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी जैसे लोगों को यहाँ पे लाया जाता है और स्टार कैंपेनर बनाया जाता है, जो अतीक अहमद और यहाँ पे गर्दन काटने की बात कहते हैं। वो बात छोड़िए, या मुस्लिम आरक्षण कर पिछड़ों के, दलितों के, ट्राइबल्स के, लिंगायत और वोकलिका के अधिकारों को भी छीन लिया। कांग्रेस की नीति है तुष्टीकरण की। हम राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना चाहते हैं, इसीलिए PFI पर बैन लगाए हैं और हमने यहाँ पर गैर संवैधानिक मुस्लिम आरक्षण को भी समाप्त किया। एक आखिरी प्रश्न गृह मंत्री जी, जिस तरह से यहाँ पे चुनाव से ठीक पहले आरक्षण को रीस्ट्रक्चर्ड किया गया है, आरक्षण को रीस्ट्रक्चर किया गया, उसमें जो दलित समुदाय को लिए भी फिक्सेशन किया गया है कई चीजों में, आपको लगता है कि उसका फायदा आम जनता को मिलेगा और पार्टी को भी मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से गृह मंत्री यहाँ पर तमाम लोगों के बीच किस तरह से अपने आप को खड़ा करके, और वहाँ फूलों की जो बारिश है दो तरफा है, एक तरफ तो खुद फूल बारिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ से भी फूल बारिश हो रही है। और इसके साथ ही कर्नाटक में जो चुनाव प्रचार का आज रोड शो गृह मंत्री का है उसका आखिरी दिन है, और उसके बाद वो फिर परसों आएंगे और उसके बाद वो नया रोड शो करेंगे। कैमरामैन मस्तान के साथ आमोद राय, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। तो कर्नाटक में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। अगले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री की रैलियां भी शुरू होंगी, लेकिन कर्नाटक में अगर देखें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए इस वक्त बड़ी चुनौती जो आपस की अंदरूनी लड़ाई है वो एक बड़ा फैक्टर बनी हुई है। और ऐसे में बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस कोशिश में हैं कि किसी भी तरीके से उस सब चीज़ों को सेटल करके पूरे के पूरे जो वोट बैंक है उसको सेटल डाउन किया जाए। लेकिन दिक्कत यहाँ कांग्रेस के लिए भी है, और इस चुनाव को इस नज़र से भी देखा जा सकता है कि साउथ में जो मिशन साउथ लेकर के बीजेपी के नेता चल रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी चल रहे हैं, कर्नाटक हमेशा से उसका इंटीग्रेटर रहा है। इसके बाद ही आगे चीज़ें देखी जाएंगी। सत्ता में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।